तो अभी हम लोग बेटा फैक्टर्स की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो एक फैक्टर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, उसमें हमने बात करी थी टेम्परेचर की। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टेम्परेचर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोगों के पास है दैट इज बेसिकली द पीएच। तो देखो पीएच जो है दैट इज ऑलवेज द इनवर्स ऑफ एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। तो इसको ऐसे लिया जाता है कि अगर आपके पास एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हाई होगा तो उस केस में पीएच हमेशा लो होती है। लो पीएच का मतलब हो गया एसिडिक मीडियम। ठीक है, और अगर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हमारे पास कम है तो उस केस में पीएच बेटा हाई रहेगी। और पीएच हाई होने का मतलब होता है बेसिक मीडियम यानी कि एल्कलाइन मीडियम। तो अब ये देखो कि जब आप इसके लिए बेटा यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम व्हेन यू आर टेकिंग पीएच एज अ फैक्टर, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो सेम वैसा ही आपको मिलेगा जैसा टेम्परेचर में मिला था। तो इस एक्सिस पे हमारे पास है पीएच, यहाँ पर हमारे पास है एंजाइम एक्टिविटी। तो जैसे जैसे आपने पीएच बढ़ाया एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप पीएच इंक्रीज करते हो तो एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिमम पीएच। अब ये जो ऑप्टिमम पीएच है बेटा ये सभी एंजाइम के लिए पहली बात सेम नहीं होती। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सभी एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो सेम नहीं है। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। अब जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो एंजाइम हमारी बक्कल कैविटी में है, इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। ठीक है, तो ये बेटा कौन सी पीएच पे काम करता है? ये करता है 6.8 पीएच। हमारी बक्कल कैविटी के अंदर जो पीएच है वो 6.8 है। तो 6.8 का मतलब समझ जाओ स्लाइटली एसिडिक मीडियम, क्योंकि 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, उससे ज्यादा होगा तो एल्कलाइन, और अगर उससे कम है तो एसिडिक। अब ये ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो हम इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच। दूसरा जो एग्जाम्पल आप इसमें लोगे वो आप पेप्सिन ले सकते हो। पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक में रिलीज होता है इन द गैस्ट्रिक जूस, और वहां पर बेटा पीएच आपकी कितनी रहती है? 1.8 पीएच। तो इट इज अ हाईली एसिडिक मीडियम। अब आप ये देखो कि अगर स्लाइवरी अमाइलेज की मैक्सिमम एक्टिविटी आपको 6.8 पे देखने को मिलती है तो 6.8 हो गई उसकी ऑप्टिमम पीएच। तो पेप्सिन की अगर मैं बात करूं, पेप्सिन में मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ मिल रही है? 1.8 पे। तो यू कांट से कि पेप्सिन जो है वो 6.8 पे भी काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.8 है। स्लाइवरी अमाइलेज का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.8 है। तो अगर आपने ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड किया, ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम पीएच, तो ऑप्टिमम पीएच पे आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। लेकिन अगर आपने ऑप्टिमम पीएच से पीएच कर दी लो, ठीक है, या फिर आपने पीएच कर दी हाई, तो बेटा दोनों ही केसेस में एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है? डीनेचर्ड। ध्यान रखो दोनों ही केसेस में एंजाइम क्या होगा? डीनेचर्ड। अब ये थोड़ा सा ना टेम्परेचर से अलग है। टेम्परेचर पे अगर आप लो पे जाते हो तो वो सिर्फ इनएक्टिव होता है, हाई पे जाओगे तो डीनेचर्ड होगा। ठीक है, यहाँ अगर आप ऑप्टिमम पीएच से लो पीएच पे चले गए या हाई पीएच पे चले गए तो दोनों ही केसेस में आपका एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। यहाँ पर इनएक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर डीनेचर्ड होगा, और उसको आप वापस ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डैमेज और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो ये आप लोगों के पास है सेकेंड फैक्टर, दैट इज बेसिकली योर पीएच। क्लियर? अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं थर्ड फैक्टर के ऊपर। अब देखो थर्ड फैक्टर जो आप लोगों के पास है वो आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देके आपको यहाँ पर समझाती हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको लिखना नहीं है, बस उसको समझना है आपने। आप मान के चलो आपके पास एक एंजाइम पड़ा है और उस एक एंजाइम के ऊपर 200 एक्टिव साइट है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो एक एंजाइम के ऊपर 200 एक्टिव साइट है। ठीक है, हमने आपको दे दिए सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के टोटल कितने मॉलिक्यूल आपके पास हैं? 50 मॉलिक्यूल। सो यू हैव टोटल 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा, करेगा ना? ठीक है,
तो 50 सबस्ट्रेट्स हैं तो बेटा वो 50 एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगे। अगर सपोज करो 50 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के 50 एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर गए, तो फिर भी आपके पास पीछे कितनी एक्टिव साइट है जो वेकेंट पड़ी है? 150 तो खाली पड़ी है ना, उनके ऊपर तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ। तो स्टिल यू हैव अप्रोक्सीमेटली 150 एक्टिव साइट जो कंप्लीटली वेकेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने सबस्ट्रेट का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करना है। सो इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट कीप द एंजाइम कांस्टेंट। आपका जो एंजाइम है बेटा उसको आप नहीं बढ़ाओगे, एंजाइम को आपने कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। बढ़ाने का जो काम है वो किसका किया जाता है? सबस्ट्रेट का। तो धीरे धीरे जब आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बेटा सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाओगे तो एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होती जाएंगी। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होंगी उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब एक पॉइंट ऐसा आया जब सारी एक्टिव साइट क्या हो गई? ऑक्यूपाइड हो गई। 200 की 200 एक्टिव साइट क्या हो गई? ऑक्यूपाइड हो गई। अब इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। और ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन आपको कब देखने को मिलेगा? व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर फुली ऑक्यूपाइड। जब आपकी सारी एक्टिव साइट्स क्या हो चुकी हैं? ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। अब अगर इसके बाद आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बढ़ाते हो, इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीजेस, अगर इसके बाद हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बढ़ाया तो क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा? क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? तो उसका आंसर है नो। If the substrate concentration further increases, the rate of reaction become constant। जो आपका rate of reaction है वो क्या हो जाता है? constant हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बेटा आप लोग अगर S को फर्दर बढ़ाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिव साइट तो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, जितनी होनी थी वो हो चुकी है, और एक्टिव साइट हमारे पास है नहीं। तो अगर हम और S बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? नाउ लुक एट दिस। ये हमारे पास है इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ में यहाँ पर हम रखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, और यहाँ पर हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी दिस काइंड ऑफ द ग्राफ, कि जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। लेकिन एक पॉइंट पे आपको देखने को मिला मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद अगर आप एस को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ना तो वो इंक्रीज करेगा और ना ही वो डिक्रीज करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जहां बेटा मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी मैक्सिमम से, क्लियर। तो मान के चलो यहाँ कहीं आपके पास होगा हाफ ऑफ वी मैक्सिमम। तो हाफ ऑफ वी मैक्सिमम के लिए हमें चाहिए दिस मच अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं Km। अब Km को आप कैसे डिफाइन करोगे? Km is known as the Michaelis Menten constant after the name of the scientist। तो बेटा Km का मतलब क्या है? Km का मतलब है नंबर ऑफ S molecules to get the half V maximum। हाफ वी मैक्सिमम। तो हाफ वी मैक्सिमम एक्वायर करने के लिए जितने नंबर ऑफ एस मॉलिक्यूल आपको चाहिए दैट इज नोन एज द Km वैल्यू। तो Km का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एस टू गेट द हाफ वी मैक्सिमम। यानी कि इस टाइम पे आधी एक्टिव साइट जो है वो एस से ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, आधी। जैसे 200 हैं तो 100 ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं और हाफ एक्टिव साइट आपकी पड़ी है, तो इसको बोलते हैं Km वैल्यू। तो मान के चलो अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में आपके पास Km का वैल्यू हाई आता है, बाय चांस अगर Km का वैल्यू हाई आता है तो मतलब यू रिक्वायर मोर नंबर ऑफ S
टू गेट द हाफ वी मैक्सिमम। हाफ वी मैक्सिमम एक्वायर करने के लिए आपको ज्यादा नंबर में एस चाहिए। तो ये कब होगा, जब बेटा ई और एस की जो एफिनिटी है वो हमारे पास क्या होगी, लो होगी। क्योंकि जितने एस हैं उससे आपका काम नहीं चल रहा, आपको एस और चाहिए ताकि आप हाफ वी मैक्सिमम एक्वायर कर सको। अब ये कब होगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी काफी लो होती है, तो वी रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट। तो मतलब Km का वैल्यू हाई हो गया। अगर बाय चांस आपके पास Km का वैल्यू लो आता है, तो लो का मतलब ये है कि जितने हैं उनसे चल जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। तो इस केस में E और S की जो एफिनिटी है वो एफिनिटी डेफिनेटली हमारे पास क्या है, हाई है। एफिनिटी का मतलब होता है दोनों का बाइंडिंग करना, दोनों का जुड़ना। तो देखो दोनों बेटा इनवर्सली रिलेटेड है। अगर Km का वैल्यू हाई होगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी लो होगी। अगर Km का वैल्यू लो होगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी हाई होगी। बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। पॉइंट इज क्लियर। तो ये आप लोगों के पास था इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी and effect of the pH on the enzyme activity. Anji beta, point is clear to everyone in the class. Put the thumbs up on the screen if the given point is clear. समझ में आ चुके हैं? तो अभी तक के 3 फैक्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। पहला फैक्टर आपके पास था टेम्परेचर, सेकंड हमने लिया है पीएच, और थर्ड फैक्टर हम लोगों के पास है यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्लियर? अब ये तो हो गए बेटा फैक्टर्स आप लोगों के पास रिगार्डिंग दिस। अब दूसरा इसमें आप लोगों के पास हम चलते हैं नंबर 4th फैक्टर पे। अब जो देखो नंबर 4th फैक्टर यहाँ पर हम लोगों के पास है वो कौन सा फैक्टर है? नंबर 4th फैक्टर यहाँ पर आता है, अभी देखो नंबर 4th फैक्टर जो हम लेते हैं वो आता है बेटा इनहिबिटर्स। ठीक है, बहुत बारी आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट आर इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स बेसिकली होते क्या हैं, तो पहले तो आप उनके बारे में समझ लो थोड़ा सा। 4th फैक्टर आता है इनहिबिटर्स। तो बहुत सारे बेटा ऐसे कंपाउंड हैं या जो केमिकल्स हैं जो किसी भी तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स बेसिकली हमारे पास दोज कंपाउंड्स which affect the enzyme activity, which affect or inhibit the enzyme activity, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करेंगे, which inhibit और affect the enzyme activity। तो ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है इनहिबिटर्स। क्या बोला जाता है ऐसे कंपाउंड्स को? इनहिबिटर्स बोला जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर हम बेटा इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स होते हैं 2 तरह के। कैसे कैसे होते हैं? एक हमारे पास आते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एक इनहिबिटर्स हैं जिनको नाम दिया जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनहिबिटर्स की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या फर्क होगा? देखो इनहिबिटर है तो बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को। वी हैव अ कंपाउंड विच रिजेंबल द सबस्ट्रेट, दैट इज द एस। तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट को रिजेंबल करेगा यानी कि वो सबस्ट्रेट के जैसा होगा, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट के ऊपर। सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है? इट बाइंड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो जहां बेटा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वहीं पर इनहिबिटर भी बाइंड करेगा, क्योंकि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा है। ठीक है, जैसा सबस्ट्रेट दिखता है वैसा इनहिबिटर भी दिखता है। तो जहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा वहां इनहिबिटर भी बाइंड करेगा। तो अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। तो दोनों देखो सेम साइट पे बाइंड कर रहे हैं, तो जब दोनों सेम साइट पे बाइंड करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी कंपटीशन। दोनों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा कि कौन जाके एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट क्या है? सेम है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो हमारा जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है, इसीलिए सम टाइम इनहिबिटर को नाम दिया जाता है सबस्ट्रेट एनालॉग। क्या बोला जाता है इसको? सबस्ट्रेट एनालॉग, बिकॉज द इनहिबिटर लुक्स लाइक द सबस्ट्रेट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एनालॉग।
तो दोनों की बाइंडिंग साइड भी सेम हो गई, दैट इज द एक्टिव साइड। तो इसी वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस इनहिबिटर भी आ गया, तो फिर बेटा हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, EIS। पहले तो ES बनता था ना, अब क्या बन गया, EIS, क्योंकि कुछ साइट पे इनहिबिटर बाइंड करेगा, कुछ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो इट विल डेफिनेटली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, यहाँ पर इनहिबिट हो गई। एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये तो बेटा एक तरीके का कंपाउंड हो गया। अब दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। दूसरा कंपाउंड हम लोगों के पास आता है यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। अब ये भी बेटा इनहिबिट तो करेगा, तभी तो हम इसको इनहिबिटर बोल रहे हैं, लेकिन इसका नेचर है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव तो मतलब कि जो हमारा इनहिबिटर है, इट डू नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता है। तो यानी कि इनहिबिटर अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, क्योंकि हमारा जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता है, वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है। तो अगर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम पे जाके, तो फिर इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा, ये वाला जो इनहिबिटर है ये बाइंड करेगा टू अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को छोड़ के ये किसी और साइट पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड तो एंजाइम पे ही करेगा, लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं करेगा। इट बाइंड टू अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो अब आप ये देखो कि सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है एक्टिव साइट के ऊपर, इनहिबिटर ने बाइंड करना है टू अ साइट विच इज अदर देन एक्टिव साइट। तो दोनों की बेटा बाइंडिंग साइट अलग हुई कि नहीं हुई, दोनों की बाइंडिंग साइट अलग हो गई ना। तो क्या दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, is there is any competition? So definitely there is no competition between the substrate and the inhibitor। इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट अलग है। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है चाहे उसकी बाइंडिंग साइट अलग है, अगर वो जाके एंजाइम पे लगेगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट जरूर करेगा। तो जैसे हम ये रिएक्शन बनाते हैं ना, E plus S gives you the ES, then ES converts into EP, then EP gives you the E plus P। ये रिएक्शन लिखते हैं ना हम लोग। अब इस रिएक्शन में ये बेटा पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है। तो जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इट कैन अटैक ऑन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप पे भी अटैक कर सकता है, और इट कैन इवन अटैक ऑन द सेकंड स्टेप ऑल्सो, सेकंड स्टेज के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपका ES बन गया, अब इनहिबिटर कुछ नहीं कर सकता, तो ये बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ES बना भी लेते हो, सारी एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट लगा भी लेते हो, तो भी जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो ES के ऊपर भी अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने तो बाइंड करना है अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर, तो उसको तो एक्टिव साइट से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर अटैक करेगा तो पहली स्टेज पे ही अटैक कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपने ES बना लिया फिर कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ES बनने का मतलब ऑल द एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव कहाँ बाइंड करता है, अदर देन एक्टिव साइट। तो फिर उसके पास तो ऑप्शन है, वो फर्स्ट स्टेज पे भी अटैक कर सकता है, वो सेकंड पे भी कर सकता है, कहीं पर भी अटैक करेगा तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। तो जब एंजाइम की एक्टिविटी ही इनहिबिट हो गई तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है, नॉट एट ऑल। दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन। विच काइंड ऑफ द इनहिबिशन, non-competitive inhibition. So that is the difference between the competitive inhibitor and non-competitive inhibitor. तो बेटा टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला आपके पास आता है pH, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और फोर्थ आपके पास आता है कंपाउंड विच आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। क्लियर।
तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एक एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी है। आपके पास बेटा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ दिस इज योर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस पे आके नॉर्मली कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करता है? सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनेट। नॉर्मली इसके ऊपर कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा? सक्सिनेट। लेकिन हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है मैलोनेट। तो मैलोनेट यहाँ पर किसका काम करता है? इनिबिटर का। तो हमारा जो सबस्ट्रेट है और जो इनिबिटर है दोनों के बीच में होगा कंपटीशन। किसके लिए? फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम विच इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर मैलोनेट बाइंड कर गया तो इस एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी एंड रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को ये पॉइंट? तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और उसके बाद हमारे पास थे फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर, सेकंड आता है पीएच, थर्ड आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और फोर्थ फैक्टर आता है इनहिबिटर। और इनहिबिटर्स बेटा दो तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट को रिजेंबल करेगा तो दोनों compete करेंगे फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। Non-competitive do not resemble the substrate, so both bind to the different sites. So definitely there will be no competition between the inhibitors and the substrate. But दोनों ही cases में enzyme activity क्या हो जाती है? Inhibit हो जाती है. Point is clear?